साल था 1974। नासा का मैरिनर 10 स्पेसक्राफ्ट 5 महीनों का मुश्किल सफर तय करते हुए मरकरी प्लैनेट के पास पहुंचता है। मैरिनर 10 सूरज के चक्कर लगाते हुए 3 बार मरकरी से फ्लाई बाय करता है। इन 3 फ्लाई बाइज में वो प्लैनेट की हजारों तस्वीरें खींचकर वापस पृथ्वी पर भेजता है। मरकरी को इतने करीब से साइंटिस्ट पहली बार देख रहे थे। मरकरी प्लैनेट पास से इतना खूबसूरत दिख सकता है, ये किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। सब कुछ सही चल रहा था। मैरिनर 10 तस्वीरें खींचता रहा और पृथ्वी पर भेजता रहा। लेकिन फिर स्टोरी में तब ट्विस्ट आता है जब मैरिनर 10 मरकरी के साउथ पोल्स की तस्वीरें साझा करता है। प्लेनेट के साउथ पोल की तस्वीरों में वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखा जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। तस्वीरों में मरकरी के सरफेस पर एक अजीब सा पैच नजर आ रहा था। यहाँ पर मरकरी सरफेस क्रैक्स और फ्रैक्चर से भरा हुआ था। टेढ़े मेढ़े और नोकदार पत्थर दिख रहे थे, चट्टानें दिख रही थी और तो और पहाड़ियां भी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। यहाँ पूरा सरफेस अनइवन था और ये सब कुछ बस एक छोटे से एरिया में ठूसा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे प्लेनेट के इस हिस्से पर किसी ने अच्छे से तोड़ फोड़ मचा रखी हो। साइंटिस्ट ने इस अनयूजुअल लैंडस्केप को नाम दिया केओटिक टेरेन, जहां मामला पूरा का पूरा केओटिक था। आखिर क्या थी इस बिजार से लैंडस्केप की कहानी? ये सवाल अब सबको परेशान करने लगा था। कई दिनों तक केओटिक टेरेन पर डीप रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने एक अंदाजा लगाया कि शायद ये अनयूजुअल टेरेन किसी पुराने एस्ट्रॉयड इंपैक्ट का नतीजा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सवाल आता है कि अगर वाकई ये किसी एस्ट्रॉयड इंपैक्ट का नतीजा था तो ऐसा नजारा प्लेनेट के कहीं और क्यों नहीं दिखा? खैर, सभी लोगों ने साइंटिस्ट के सुझाए हुए इस थ्योरी पर सालों साल तक विश्वास करते रहे। लेकिन आज 50 साल के बाद यहाँ कुछ ऐसी अमेजिंग डिस्कवरी हुई है जिसने वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को कंप्लीटली रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। सच पूछे तो इसकी शुरुआत मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के साथ ही हो गई थी। आपको शायद पता होगा दोस्तों, मैरिनर 10 के बाद मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने 2011 से लेकर 2015 तक मरकरी प्लैनेट को स्टडी करा। स्पेसक्राफ्ट के एडवांस इक्विपमेंट्स और कैमरे की मदद से प्लैनेट्स की जो इमेजेस और डेटा कलेक्ट हुए वो पुराने स्पेसक्राफ्ट यानी मैरिनर 10 से काफी बेहतर थे। इवन इसी डेटा और इमेजेस का यूज करके साइंटिस्ट आज भी मरकरी को और बेहतर समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में नाम जुड़ता है एलेक्सी रोड्रिगेज का। एरिजोना में स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर एलेक्सी रोड्रिगेज जब इन डेटा और इमेजेस को देखने लगे तब उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जो ना बस केओटिक टेरेन के रहस्य को सुलझा रहा था बल्कि पुराने मरकरी प्लेनेट को लेकर जो हमारी सोच रही है उसे भी हिला कर रख दिया। मरकरी प्लेनेट को हम शुरू से ही एक डेड और स्कॉच्ड प्लेनेट मानते आए हैं, फिर चाहे वो हमारे स्कूल की किताबें हों या टीवी में दिखाई कोई डॉक्यूमेंट्री हो। लेकिन ये रिसेंट डिस्कवरी मरकरी पर लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए एक नई पॉसिबिलिटी का रास्ता खोल रही है। वीडियो की शुरुआत में हमने जाना था कि वैज्ञानिक एस्ट्रॉयड इंपैक्ट को केओटिक टेरेन से जोड़ रहे थे। असल में साइंटिस्ट यहाँ एक पर्टिकुलर एस्ट्रॉयड इंपैक्ट की बात कर रहे थे, एक मैसिव एस्ट्रॉयड इंपैक्ट जो मरकरी के नॉर्थ पोल पर आज भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। जरा इस इमेज को देखिए दोस्तों, ये है कैलोरिस बेसिन, एक मैसिव एस्ट्रॉयड इंपैक्ट का नतीजा। वैज्ञानिक मान रहे थे कि इस इंपैक्ट की वजह से मरकरी पर एक जोरदार भूकंप आया होगा जिससे निकलने वाली शॉक वेव्स ने केओटिक टेरेन को जन्म दिया होगा। सुनने में अजीब सा नहीं लगता दोस्तों? पूरे लैंड को छोड़ के बस एक पैच में ही शॉक वेव्स का असर दिखा। अनयूजुअल था, बट इसका कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन भी तो नहीं था। लेकिन हाल ही में जब साइंटिस्ट ने मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट के डेटा का इस्तेमाल करके केओटिक टेरेन को स्टडी करा तब ये रियलाइज हुआ कि एस्ट्रॉयड इंपैक्ट और शॉक वेव्स वाली थ्योरी किसी भी एंगल से पॉसिबल हो ही नहीं सकती। स्टडी में पता चला कि केओटिक टेरेन 1.8 बिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुआ था, यानी कैलोरिस बेसिन के बनने के 2 बिलियन ईयर्स बाद। अब भला एस्ट्रॉयड इंपैक्ट और उससे जनरेट हुई शॉक वेव्स का असर 2 बिलियन ईयर्स तक केओटिक टेरेन के फॉर्म में दिख सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, है ना? दूसरी चीज, अगर सच में अर्थक्वेक के झटकों ने ही केओटिक टेरेन को बनाया है तो यहाँ मौजूद छोटे बड़े सभी फीचर्स तहस नहस हो जाने चाहिए थे, कुछ भी नहीं बचना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ अभी भी कई छोटे क्रेटर्स दिखते हैं जिन पर सो कॉल्ड अर्थक्वेक का कोई भी असर नहीं हुआ है। अब ये तो बहुत अनयूजुअल है फ्रेंड्स। ये सब कहीं ना कहीं क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि केओटिक टेरेन के बनने का कारण कुछ और ही है।
एलेक्सी रोड्रिगेज को क्योटिक टेरेन के क्लोजअप इमेज में कुछ ऐसे फीचर्स दिखाई पड़े जो काफी अनयूजुअल थे। इमेजिन करिए दोस्तों, एक पहाड़ है जिसका बेस और पीक तो वैसा का वैसा ही रहता है, लेकिन बीच का हिस्सा, बीच का सपोर्ट धीरे धीरे गायब हो जाता है। ऐसे में पहाड़ का ऊपरी हिस्सा एक पिघलती हुई आइसक्रीम पर रखे चॉकलेट की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे आएगा और बेस पर आकर गिरेगा, और ये पूरा फीचर अनइवन सा दिखाई पड़ेगा। कुछ ऐसे ही अलग से दिखने वाले फीचर्स एलेक्सी रोड्रिगेज को क्योटिक टेरेन में दिखे हैं। फ्रेंड्स, यहां आप सोच रहे होंगे कि पहाड़ के बीच का हिस्सा अपने आप कैसे गायब हो सकता है, क्या ये पॉसिबल भी है? फ्रेंड्स, ये एक कंडीशन में बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, और वो कंडीशन है वॉलेटाइल्स का मौजूद होना। पॉसिबली इन फीचर्स के बीच में वॉलेटाइल मटेरियल्स की एक मोटी लेयर मौजूद होगी। आपको बता दूं फ्रेंड्स, वॉलेटाइल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो रेडली इवेपोरेट होकर गैस में बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि कई करोड़ साल पहले मरकरी के अंदर वॉलेटाइल मटेरियल ढेर सारी मात्रा में मौजूद हुआ करते होंगे, लेकिन प्लेनेट के कोर से निकलती हीट और सूरज के इतने करीब होने पर उससे मिल रही गर्मी की वजह से वॉलेटाइल्स की ये लेयर धीरे धीरे इवेपोरेट हो गई होगी, पर्टिकुलरली क्योटिक टेरेन वाले रीजन में, जहां पॉसिबली वॉलेटाइल्स की मात्रा ज्यादा होगी। इस इवेपोरेशन की वजह से ही क्योटिक टेरेन अनइवन सा दिखता है। अब ये तो समझ में आया कि क्योटिक टेरेन कैसे बना है, लेकिन इस डिस्कवरी ने लाइफ की पॉसिबिलिटी को कैसे बढ़ा दिया है, इसे समझने के लिए एक बार फिर से इन वॉलेटाइल्स पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पहले ही जाना था कि वॉलेटाइल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली इवेपोरेट या सब्लिमेट हो जाते हैं। इन वॉलेटाइल्स की लिस्ट में कई ऐसे कंपाउंड्स भी शामिल हैं जो लाइफ के लिए बेहद जरूरी होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मेथेन, अमोनिया और सबसे इंपॉर्टेंट पानी। साइंटिस्ट का मानना है कि शायद इन वॉलेटाइल्स में से कुछ आज भी मरकरी के अंदर दबे हुए हो सकते हैं, स्पेशली वाटर, और इसी पानी की वजह से यहाँ लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, मरकरी पर लाइफ, भला ये पॉसिबल भी हो सकता है? एक ऐसा प्लेनेट जो सूरज के इतने करीब है, जहां दिन में टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक रहते हैं, जहां लेड भी पिघल जाता है। ऐसे कंडीशन में लाइफ सरवाइव भी कर सकती है। वेल फ्रेंड्स, यहाँ हम अपनी सोच को बस सरफेस तक ही लिमिट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द लाइफ लिविंग अंडरग्राउंड? इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इवन अर्थ पर कई ऐसी साइट्स हैं जहां लाइफ अंडरग्राउंड ही रहती है। अब चिली का एटाकामा डेजर्ट्स को ही ले लीजिए, द ड्राइएस्ट प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड। यहाँ पर कंडीशंस इतनी अनफेवरेबल है कि सरफेस लाइफ मुश्किल से ही देखने को मिलती है, बट अंडरग्राउंड लाइफ जैसे कि लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेक यहाँ पर रेत के अंदर घुसकर बराबर रहते हैं और वहाँ के मॉइस्चर से पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर लेते हैं। मरकरी ऊपर तो हॉट और हॉस्टाइल है, लेकिन सरफेस के अंदर जाने पर टेम्परेचर्स माइल्डर हो जाते हैं, फ्लक्चुएशंस कम हो जाती है, और तो और रेडिएशन का असर भी कम हो जाता है। इन सब के साथ अंडरग्राउंड प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल्स, स्पेशली वाटर, ये सब लाइफ एग्जिस्टेंस को और प्रॉमिसिंग बनाते हैं। मरकरी के सरफेस के नीचे अगर ये सब मिल जाए, तब लाइफ एटलीस्ट माइक्रोबियल लेवल पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों, मरकरी पर कौन कौन से वॉलेटाइल्स है और यहाँ लाइफ कितनी पॉसिबल है, इसका पता करने के लिए मरकरी पर मिशंस भेजने होंगे। 2018 में लॉन्च हुए बेपी कोलंबो मिशन से इस बारे में शायद कुछ और जानकारियां मिल जाए। वैसे फ्रेंड्स, मरकरी पर मिशंस भेजना बहुत डेंजरस काम होता है। मरकरी पर आज तक सिर्फ 2 मिशंस ही भेजे गए हैं, बजाय इसके कि ये प्लेनेट हमारे सबसे नजदीक है। आखिर दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले मरकरी इतना डेंजरस क्यों है, जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।